सो एवरीवन, हम लास्ट लेक्चर में रूबिस्को तक पहुंचे थे। हमने बात करी थी कि स्ट्रोमा पार्ट है वो किस तरीके से यहाँ पे रहता है। स्ट्रोमा लिक्विड पार्ट है। स्ट्रोमा जो है वो साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल है। रूबिस्को एंजाइम यहाँ प्रेजेंट होता है। वाटर, उसके साथ में सॉल्ट, अमीनो एसिड वगैरह सब होते हैं। और अब हम बात करेंगे प्रॉपरली रूबिस्को के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं फोटोसिंथेसिस का, और आज हम अभी डिस्कस करने वाले हैं रूबिस्को। सो बेसिकली रूबिस्को एक एंजाइम है, राइट। और अब ये अगर एंजाइम है तो इस एंजाइम की कुछ खास बातें हैं जो हमें डिस्कस करनी है। जैसे कि ये एंजाइम हमारे प्लेनेट के ऊपर मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है। मोस्ट अबंडेंट, आप चाहो तो इसको एंजाइम बोल दो या आप चाहो तो इसको प्रोटीन बोल दो। तो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन या मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है वो रूबिस्को है। तो पहला पॉइंट आप ये लिख सकते हैं, इट इज द मोस्ट अबंडेंट, इट इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम और प्रोटीन ऑन द अर्थ। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है। दूसरा पॉइंट, ये जो एंजाइम है वो एंजाइम की एक क्लास होती है लाइज, उस क्लास से बिलोंग करता है, लाइज फैमिली। इट बिलोंग्स टू लाइज फैमिली ऑफ एंजाइम्स। इट बिलोंग्स टू लाइज फैमिली ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स की लाइज फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। अभी ना मैं आपको समझा दूंगा कि रूबिस्को की जो एक्टिविटी होती है उस एक्टिविटी का नाम है कार्बोक्सी डिसम्यूटेज एक्टिविटी। कार्बोक्सी डिसम्यूटेज एक्टिविटी। तो ये एंजाइम की एक्टिविटी है कार्बोक्सी डिसम्यूटेज एक्टिविटी। तो आप एक पॉइंट और लिखिए, इट performs carboxy dismutase activity. It performs carboxy dismutase activity. ठीक है। अब ये एक्टिविटी क्या होती है थोड़ी देर में बताऊंगा आपको मैं। अब इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अगर हम रूबिस्को की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो रूबिस्को एंजाइम एक मल्टी सब यूनिट एंजाइम कॉम्प्लेक्स है। इसका मतलब यह हुआ कि इसके अंदर बहुत सारी सब यूनिट्स होंगी, मल्टी सब यूनिट एंजाइम कॉम्प्लेक्स है ये। तो जब हम एक नॉर्मल रूबिस्को की बात करते हैं, चार टाइप के रूबिस्को होते हैं, मैं सबसे नॉर्मल की बात कर रहा हूं जो सबसे ज्यादा होता है। एक नॉर्मल रूबिस्को के अंदर टोटल 16 सब यूनिट्स होती हैं। टोटल सब यूनिट है 16। 8 सब यूनिट होती है लार्ज और 8 सब यूनिट होती है स्मॉल। तो टोटल 16 में से 8 तो होती हैं लार्ज और 8 होती हैं स्मॉल। तो ऐसे समझिए कि इसके पास 16 सब यूनिट्स हैं, ठीक है। 8 लार्ज 8 स्मॉल। ये जो 8 लार्ज है वो दो के 4 डायमर के फॉर्म में होती है ऐसे। तो ये तो हो गए 4 डायमर्स। और जो 8 स्मॉल है वो भी दो के 4 डायमर्स में होती है। ये छोटे साइज की है तो ये स्मॉल हो गई, तो ये भी प्रेजेंट है 4 डायमर्स के फॉर्म में। क्लियर हुई ये चीज आपको। अब आगे बात करते हैं। चूंकि रूबिस्को भी एक टाइप का प्रोटीन ही होता है, और आपको पता है प्रोटीन बनने का एक तरीका होता है, वो होता है ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए। एमआरएनए का ट्रांसलेशन होता है तो प्रोटीन बनते हैं, पर एमआरएनए बनने का एक तरीका होता है, वो होता है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द जीन। जीन के ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए के ट्रांसलेशन से प्रोटीन बनेगा। तो ये तो एक कहानी हो गई। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो 8 सब यूनिट लार्ज हैं, इनको बनाने के लिए 8 जीन होते हैं
और ये जो 8 सब यूनिट स्मॉल है, इनको बनाने के लिए अलग 8 जीन होते हैं। ये 8 लार्ज सब यूनिट्स बनती है उन जीन से जो क्लोरोप्लास्ट के डीएनए में है। जीन्स ऑन क्लोरोप्लास्ट डीएनए, यानी ये क्लोरोप्लास्ट खुद ही बना लेता है। और दूसरा, ये जो 8 स्मॉल सब यूनिट्स हैं, इनके जीन्स होते हैं न्यूक्लियस में, जीन्स ऑन न्यूक्लियर डीएनए, यानी कि उस यूकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस है उसका डीएनए, होस्ट सेल के डीएनए पे। हमने कल लास्ट क्लास के अंदर ये डिस्कस किया था कि क्लोरोप्लास्ट एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल का मतलब ये हुआ कि क्लोरोप्लास्ट अपने सारे जीन खुद नहीं बना सकता, देखो सारे प्रोटीन खुद नहीं बना सकता। देखो आपके सामने है आज एग्जांपल कि क्लोरोप्लास्ट को जो एंजाइम चाहिए, उस एंजाइम की सारी सब यूनिट वो खुद नहीं बना सकता, उसे कुछ यूनिट्स बनाने के लिए न्यूक्लियस के जीन की हेल्प लेनी पड़ रही है। तो ये हो गया हमारे पास में। अब आगे डिस्कस करते हैं इनका काम क्या है। क्लोरोप्लास्ट से बनने वाली 8 लार्ज सब यूनिट कैटालिटिक नेचर की होती हैं। कैटालिटिक नेचर, कैटालिटिक नेचर का मतलब होता है कि ये कैटालिसिस करेगी, एंजाइम की तरह बिहेव करेगी, ये रिएक्शन प्रोडक्ट बनाएगी, मतलब ये सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट वाला काम करेगी। कैटालिटिक नेचर की है तो ये सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का काम करती है। और उसके बाद ये जो स्मॉल सब यूनिट्स हैं, ये रेगुलेटरी नेचर की है। रेगुलेटरी नेचर, ये डिसाइड करेंगी कि रूबिस्को के साथ में उसका कौन सा सबस्ट्रेट है वो कब बाइंड करेगा, तो वो रेगुलेटरी सब यूनिट हो गई। और न्यूक्लियस से आई है, इसलिए न्यूक्लियस जो है वो तो रेगुलेशन का ही काम करता है। ये हुई बात हमारे पास में इसकी सब यूनिट्स के बारे में। टोटल 16 सब यूनिट है, 8 लार्ज हैं, 8 स्मॉल हैं। लार्ज वाली भी 4 डायमर के फॉर्म में होती हैं, स्मॉल वाली भी 4 डायमर के फॉर्म में होती हैं। लार्ज आती है क्लोरोप्लास्ट के डीएनए से, स्मॉल आती है न्यूक्लियस के डीएनए से। लार्ज कैटालिसिस करती है, स्मॉल रेगुलेशन करती है। फिर रूबिस्को को काम करने के लिए मैग्नीशियम आयन चाहिए एज कोफैक्टर। रूबिस्को रिक्वायर्स मैग्नीशियम आयन एज कोफैक्टर। कोफैक्टर के लिए मैग्नीशियम आयन आ जाएगा। ये भी हो गया क्लियर आपको। अब और आगे बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं इसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी की। एंजाइमेटिक एक्टिविटी, एंजाइमेटिक एक्टिविटी से क्या लेना देना है, मतलब क्या मतलब है, कैसे ये परफॉर्म करता है देखते हैं। आप लिखिए रूबिस्को हैज 3 सबस्ट्रेट्स। रूबिस्को हैज 3 सबस्ट्रेट्स। रूबिस्को के 3 सबस्ट्रेट होते हैं। पहला सबस्ट्रेट है, उसका नाम है RUBP, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। ये है राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, पहला सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट नंबर 2 इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड सबस्ट्रेट नंबर 3 इज ऑक्सीजन गैस। तो रूबिस्को के टोटल 3 सबस्ट्रेट्स हैं, ठीक है। ये अब रूबिस्को के होने को 3 सबस्ट्रेट हैं, बट एक समय में एट ए टाइम, एक समय में रूबिस्को या तो RUBP प्लस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करता है, या रूबिस्को कुछ कंडीशंस के अंदर RUBP प्लस ऑक्सीजन को यूज करता है।
तो एट ए टाइम रुबिस्को जो है वो इन 3 सबस्ट्रेट में से कोई 2 सबस्ट्रेट को यूज करेगा। और यहां पर मुझे एक चीज समझ में आ गई कि रुबिस्को चाहे कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करे या फिर रुबिस्को ऑक्सीजन को ऐड करे, ये आरयूबीपी को जरूर यूज करता है। इट सिंपली मींस कि ये कॉमन हो गया उसका सबस्ट्रेट आरयूबीपी। जब रुबिस्को आरयूबीपी पे कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करता है तो इस एक्टिविटी को कहते हैं कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन। दूसरा, जब रुबिस्को ऑक्सीजन को ऐड करता है तो इसे कहते हैं ऑक्सीजिनेशन। ऑक्सीजिनेशन, ये 2 एक्टिविटी हो गई। फिर अब जैसे मैं लिखा रहा हूं वैसे लिखिए। रुबिस्को परफॉर्म्स डुअल रोल। रुबिस्को परफॉर्म्स डुअल रोल। पहला कार्बोक्सिलेशन, लिखिए कार्बोक्सिलेशन। और कार्बोक्सिलेशन के अंदर लिखिए एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑन आरयूबीपी। एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑन आरयूबीपी। दूसरा लिखिए ऑक्सीजनेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑन आरयूबीपी। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑन आरयूबीपी। ये हो गई रुबिस्को की डुअल परफॉर्मेंस, आरयूबीपी एंड ऑक्सीजन या आरयूबीपी एंड कार्बन डाइऑक्साइड। होपफुली ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब हर एंजाइम की खास बात होती है कि उस एंजाइम के पास में एक एक्टिव साइट होती है। तो यहां पर सवाल ये आता है कि क्या आरयूबीपी कार्बोक्सिलेज एंजाइम यानी रुबिस्को एंजाइम के पास में एक ही एक्टिव साइट है जिसमें वो कार्बोक्सिलेशन एंड ऑक्सीजनेशन दोनों एक्टिविटी कर लेता है, या रुबिस्को के पास में कार्बोक्सिलेशन एक्टिविटी की साइट अलग है और ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी की साइट अलग है। तो आप सोच के देखो, दोनों ही रिएक्शन के अंदर आरयूबीपी तो कॉमन है ना, दोनों रिएक्शन में आरयूबीपी तो यूज हो ही रहा है भाई। और आरयूबीपी यदि यूज हो रहा है तो फिर रुबिस्को के पास में 2 अलग अलग साइट होकर के क्या फायदा? क्योंकि यदि रुबिस्को के पास में 2 अलग अलग साइट्स होंगी तो 2 अलग अलग साइट्स के अंदर उसे आरयूबीपी को अकोमोडेट करना पड़ेगा। तो होता क्या है कि रुबिस्को के पास में एक ही एक्टिव साइट है जिसमें दोनों काम होते हैं। जैसे मैं लिखा रहा हूं, लिखिए लिखिए बोथ कार्बोक्सिलेशन एंड ऑक्सीजनेशन, बोथ कार्बोक्सिलेशन एंड ऑक्सीजनेशन occur in the single common active site of Rubisco. Occur in the single common active site of Rubisco. इसका मतलब ये हुआ कि ये एंजाइम है रुबिस्को एंजाइम, और इस रुबिस्को एंजाइम की ये एक्टिव साइट है। दिस इज द एक्टिव साइट। इस एक्टिव साइट के अंदर एक मॉलिक्यूल आरयूबीपी का आ जाता है, ये है आरयूबीपी। और अब इसी एक्टिव साइट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी आएगी और ऑक्सीजन भी आएगी। कैसे? वो ऐसे कि यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखें तो वो कुछ इस तरीके की होती है, स्ट्रेट ऐसे रोड शेप स्ट्रक्चर है। और यदि हम ऑक्सीजन की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखें तो वो भी इसी तरीके की होती है। इसका मतलब ये निकला कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन दोनों की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सेम है, तो ये भी जा सकती है इस एक्टिव साइट में और ये भी जा सकती है। बट कौन सी जाएगी ये डिपेंड करेगा उनकी कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, वो मैं अभी बताता हूं आपको। ये चीज समझ में आई आपको कि आखिर क्यों रुबिस्को की एक ही एक्टिव साइट में CO2 एंड ऑक्सीजन दोनों जा सकती है? उसके पीछे का कारण है मॉलिक्यूलर कॉम्पैटिबिलिटी। लिखिए एक लाइन, लिखिए
ड्यू टू द मॉलिक्यूलर कॉम्पेटिबिलिटी ऑफ CO2 and oxygen, due to the molecular compatibility of CO2 and oxygen, both gases can enter in the same active site. Both gases can enter in the same active site. अब आपको एक चीज बताता हूं मैं आपको, यदि हम आज की डेट की नॉर्मल कंडीशंस की बात करें, नॉर्मल कंडीशन, तो हमारे आज की डेट में जो नॉर्मल कंडीशन है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन 0.04% है, 0.04%। ये कंडीशन वाटर में 10 टाइम्स ज्यादा होती है, 10 टाइम्स मोर इन वाटर। तो इसका मतलब यह हुआ कि वाटर के अंदर 0.4% है, 10 टाइम्स ज्यादा होती है ये कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ये तो इंफॉर्मेशन है। और यदि हम ऑक्सीजन गैस की बात करें तो ऑक्सीजन गैस की कॉन्सेंट्रेशन है 21%। अब आप सोचो कि एक रुबिस्को एंजाइम है, इस रुबिस्को एंजाइम के सामने 0.4% कार्बन डाइऑक्साइड है और 21% ऑक्सीजन है। तो भाई कायदे से कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से कौन सी गैस को अंदर जाना चाहिए? नो डाउट आपका जवाब होगा ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस को अपनी कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से अंदर जाना चाहिए, और यदि ऑक्सीजन गैस अंदर गई तो रुबिस्को ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी करेगा, और यदि रुबिस्को ने ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी करी तो रुबिस्को कार्बोहाइड्रेट कम बना पाएगा। इसका मतलब यदि कार्बोहाइड्रेट बनाना है तो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेना पड़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड तो इतनी कम है, फिर ये अंदर कैसे जाएगी? तो इसका एक तरीका नेचर ने निकाला। नेचर ने नॉर्मल कंडीशन में रुबिस्को को एक ताकत दी, रुबिस्को को एक प्रॉपर्टी दी कि वो ये पहचान सके कि CO2 कौन सी है और ऑक्सीजन कौन सी है, और वो CO2 को तो एकोमोडेट करे और ऑक्सीजन को डिस्क्रिमिनेट करे, रिजेक्ट करे। यदि रुबिस्को ने CO2 को एक्सेप्ट नहीं किया तो एक तो फूड कम बनेगा, और फूड कम बनेगा तो प्लांट को खुद को फूड नहीं मिलेगा, और प्लांट को नहीं मिलेगा तो हम जैसे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सारे प्लांट पे ही तो डिपेंडेंट है, हमको फूड कैसे मिलेगा? बट भगवान की दया से मिल रहा है ना आज हमको फूड। इसका मतलब यह हुआ कि रुबिस्को एंजाइम कार्बोक्सिलेशन एक्टिविटी कर रहा है। तो नॉर्मल कंडीशन में भी इतनी कम कार्बन डाइऑक्साइड गैस होने के बावजूद भी रुबिस्को कार्बोक्सिलेशन एक्टिविटी करता है। तो यह हुआ हमारे पास में एक कॉन्सेप्ट। तो लिखिए, आप लिखिए, रुबिस्को हैज discrimination activity, Rubisco has discrimination activity. It can discriminate oxygen, it can discriminate oxygen over CO2, and at 0.04% CO2 concentration it can perform कार्बोक्सिलेशन एक्टिविटी। इट कैन परफॉर्म कार्बोक्सिलेशन एक्टिविटी। तो भाई इतनी कम कॉन्सेंट्रेशन में भी ये आसानी से कार्बोक्सिलेशन एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, तो ये तो बड़ी बात है। अब हम एक काम करते हैं, हम ना दोनों गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन सेम कर देते हैं। जैसे दो ऑप्शन है हमारे पास, ये रुबिस्को एंजाइम, इसके सामने 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड है, तो हम इसके सामने 0.04% ऑक्सीजन रख देते हैं। एक्सपेरिमेंटली ऐसा करते हैं। या दूसरा तरीका, हम इसके सामने 21% कार्बन डाइऑक्साइड गैस रख देते हैं और 21% ही ऑक्सीजन है।
जब हम दोनों गैसेस को सेम कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर रखते हैं तो रुबिस्को एंजाइम कौन सी एक्टिविटी ज्यादा करेगा, सोचिए आप। यदि रुबिस्को एंजाइम नॉर्मल कंडीशन ऑक्सीजन के सामने कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन कितनी ज्यादा कम है, फिर भी रुबिस्को कार्बोक्सिलेशन एक्टिविटी कर रहा है, तो यदि ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन 21 से कम होकर 0.04% हो जाए तो उल्टा ये तो ज्यादा कार्बोक्सिलेशन एक्टिविटी करेगा ना। या कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़कर के 21% हो जाए तो ये ज्यादा क्या करेगा, कार्बोक्सिलेशन एक्टिविटी करेगा। तो इसका तात्पर्य क्या निकला कि जब दोनों गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाती है तो 60 टाइम्स मोर कार्बोक्सिलेशन एक्टिविटी करता है। 60 टाइम्स मोर कार्बोक्सिलेशन एक्टिविटी। तो जैसे मैं लिखवा रहा हूं, एक लाइन लिखिए इफ एक्सपेरिमेंटली, आप लिखिए मैं पानी पी लेता हूं। इफ एक्सपेरिमेंटली CO2 and oxygen concentration are kept at same level, if experimentally CO2 and oxygen level are kept same, Rubisco performs 60 time more carboxylation activity, 60 टाइम मोर कार्बोक्सिलेशन एक्टिविटी। अब एक और इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए, रुबिस्को को अपनी कार्बोक्सिलेशन या ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी करने में 5 स्टेप्स की जरूरत होती है। लिख लो, 5 स्टेप्स आर रिक्वायर्ड बाय रुबिस्को, 5 स्टेप्स आर रिक्वायर्ड बाय रुबिस्को to perform its oxygenation or carboxylation activity, its oxygenation or carboxylation activity। तो कार्बोक्सिलेशन और ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी है, वो परफॉर्म करने के लिए इसे 5 स्टेप चाहिए। अब एक और खास बात, जैसे मैंने आपको बोला कि रुबिस्को के 3 में से 2 सबस्ट्रेट एक साथ होते हैं, ठीक है, RuBP कॉमन होगा। RuBP 5 कार्बन का बना है, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, ये पहला कार्बन, इस पे फॉस्फेट, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये पांचवा कार्बन। ये हो गया हमारे पास एक बार RuBP। अब मैं इसका नंबरिंग ऐसे कर देता हूं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन हो गए। गौर से सुनिएगा मेरी बात को, रुबिस्को एंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड को सेकंड कार्बन के ऊपर जोड़ता है। रुबिस्को एड्स CO2 ऑन द सेकंड कार्बन, ये लिख लेना, रुबिस्को एड्स CO2 ऑन सेकंड कार्बन, ठीक है। ये एक्टिविटी को कहते हैं कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी, कार्बोक्सिलेशन एक्टिविटी, सॉरी, कार्बोक्सिलेशन एक्टिविटी, कार्बोक्सिलेशन एक्टिविटी, ठीक है। ये हो गया हमारे पास कार्बोक्सिलेशन एक्टिविटी। फिर उसके बाद रुबिस्को क्या करता है, कार्बन नंबर सेकंड एंड कार्बन नंबर थर्ड, इनके बीच में एक बॉन्ड दिख रहा है, इस बॉन्ड को तोड़ता है। यहां से रुबिस्को तोड़ेगा, यहां से जब रुबिस्को इसको तोड़ेगा तो इसको तोड़ने पर ये बन गया हमारे पास में 3 कार्बन का एक प्रोडक्ट, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, और जिसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, और ये तीसरा, चौथा, 3 तो ये हो गए, और ये 3 नीचे वाले बच गए, ये जिसको हम अब चौथा, पांचवा, छठा कहते हैं, ठीक है।
इस एक्टिविटी को कहते हैं डिस, मतलब तोड़ना। फिर उसके बाद बचती है म्यूटेज एक्टिविटी। म्यूटेज एक्टिविटी के अंदर इस फॉस्फेट को यहां से हटाकर थर्ड नंबर के कार्बन के ऊपर जोड़ा जाता है यहां पे। तो अभी ये कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन नहीं रहेगा, ऑक्सीजन नहीं रहेगा, और यहां पर इसको फॉस्फेट को जोड़ दिया जाएगा। इसे कहते हैं म्यूटेज एक्टिविटी। तो इस प्रकार रुबिस्को ने अपनी एक्टिविटी करी है कार्बोक्सिलेशन, इसको कार्बोक्सी, एक बॉन्ड कोवेलेंट तोड़ा है उसको कहते हैं डिस, और फर्स्ट कार्बन का फॉस्फेट थर्ड कार्बन पे शिफ्ट किया है उसे कहते हैं म्यूटेज एक्टिविटी। तो ये हो गई रुबिस्को की कार्बोक्सी डिस म्यूटेज एक्टिविटी। ठीक है, इसे कहते हैं कार्बोक्सी डिस म्यूटेज एक्टिविटी। तो ये रुबिस्को की एक्टिविटी के बारे में आप लोगों को थोड़ी सी मैंने जानकारी दी है। अब बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ रुबिस्को या टाइप्स ऑफ रुबिस्को के बारे में। टाइप्स ऑफ रुबिस्को, रुबिस्को के टाइप्स। रुबिस्को 4 टाइप का होता है, 4 फॉर्म्स। देयर आर 4 फॉर्म्स ऑफ रुबिस्को। इनको कहते हैं फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3 एंड फॉर्म 4। अब मैं आपको एक बार तो इनकी जनरल जो है वो जानकारी दे देता हूं, उसके बाद इसके कुछ पॉइंट्स लिखाऊंगा मैं आपको। इनमें से जो पहली फॉर्म है उसकी क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर क्या होगी? क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर का मतलब फुली फाइनल स्ट्रक्चर। फुली फाइनल स्ट्रक्चर पहली वाली जो होती है उसकी होती है 8 तो लार्ज सब यूनिट और 8 स्मॉल सब यूनिट, L8S8। 8 लार्ज 8 स्मॉल सब यूनिट किसमें होती है? फॉर्म 1 में। यदि इसकी सेकंड फॉर्म की बात करें तो 2 लार्ज सब यूनिट होती है और ऐसी n डायमर्स होते हैं, इसमें स्मॉल सब यूनिट नहीं होती, और लार्ज सब यूनिट भी केवल 2 होती है, उसके 2 के डायमर्स होते हैं n। थर्ड फॉर्म के अंदर L2 के n या L5 के n, L2 के n नंबर या 5 नंबर होते हैं। या तो 2 सब यूनिट है वो n टाइम होगी या 5 टाइम होती है। फिर उसके बाद फॉर्म 4, इसमें खाली L2 यानी लार्ज 2 लार्ज सब यूनिट होती है, बस इससे ज्यादा नहीं होती। तो अब ये कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती हैं वो चर्चा कर लेते हैं, फिर आपको और कुछ बातें लिखाऊंगा मैं। ऑर्गेनिजम्स, ये सवाल CSIR में आ चुका है तो आप इसका ध्यान रखें। जो फॉर्म 1 है वो पाई जाती है एल्गी के अंदर, ब्लू ग्रीन एल्गी में, प्लांट्स में, और ये पाई जाती है प्रोटियोबैक्टीरिया में। प्रोटियोबैक्टीरिया। फॉर्म 2 पाई जाती है प्रोटियोबैक्टीरिया एंड डाइनोफ्लैजिलेट्स में। ये जरूर लिखें, जरूर याद करें, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आएगा। प्रोटियोबैक्टीरिया एंड डाइनोफ्लैजिलेट, डाइनोफ्लैजिलेट। फॉर्म 3 जो है वो पाई जाती है आर्किया में, और फॉर्म 4 पाई जाती है एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, आर्किया एंड प्रोटियो। एक तो ये चीज है प्रोटियोबैक्टीरिया, ठीक है, कौन कौन से इसके अंदर है। देन ये जो एल्गी है यहां पर आप लिख लीजिएगा रेड एंड ब्राउन एल्गी, रेड एंड ब्राउन एल्गी। रेड एंड ब्राउन एल्गी के अंदर ये पाई जाती है, ठीक है। इतना हो गया हमारे पास में बस। अब कुछ चीजें समझा देता हूं यहां से।
मुझे यहां पर देखने से एक बात तो यह पता चलती है कि केवल और केवल फॉर्म 1 है जिसके पास में फुल 16 सब यूनिट्स हैं, 8 लार्ज 8 स्मॉल, यानी जो फुल्ली फंक्शनल जो रूबिस्को होता है वो फॉर्म 1 होता है। दूसरा मुझे यह पता चल रहा है कि जो ये फॉर्म 4 है वो खाली डायमर है, 2 यूनिट का बना हुआ डायमर। अब इसके बाद इनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। हमारे प्लेनेट पर हमने अभी अभी ये लिखा था कि प्लेनेट पे मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है वो रूबिस्को है। उस मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन के 4 टाइप्स होते हैं। उन चारों टाइप्स में से भी जो मोस्ट अबंडेंट होता है वो होता है फॉर्म 1। 50% तो ये अकेला ही है, और पूरी दुनिया के अंदर जितनी फोटोसिंथेसिस हो रही है उसका 45% फोटोसिंथेसिस फॉर्म 1 कर रहा है। अभी कुछ मत लिखना, मैं लिखाऊंगा आपको एक एक पॉइंट। फॉर्म 4 ऐसी फॉर्म है जिसके पास में कैटालिटिक एक्टिविटी नहीं है, कैटालिटिक एक्टिविटी एब्सेंट। ये कैटालिटिक एक्टिविटी इसमें एब्सेंट होती है, होती नहीं है। तो ये हो गया हमारे पास में। अब लिखो जैसे मैं लिखा रहा हूं, लिखो फॉर्म 1 is the most common, form 1 is the most common, makes up to 50% of soluble leaf proteins, makes up to 50% of soluble leaf proteins. Next point, it is responsible for 45% of global photosynthesis. It is responsible for 45% of global net primary production. लिखो global net primary production, global net primary production. Next point, it has all the subunits of Rubisco. It has all the subunits of Rubisco. इसके पास सारी सबयूनिट है। नेक्स्ट, फॉर्म 4 has no catalytic activity. Form 4 has no catalytic activity. It plays other roles. तो ये हुआ हमारे पास में रूबिस्को के बारे में जानकारी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। हमने देखो अभी तक क्लोरोप्लास्ट के बारे में चर्चा करी थोड़ी कि क्लोरोप्लास्ट क्या है। हमने इसकी आउटर मेम्ब्रेन के बारे में चर्चा करी, हमने इसकी इनर मेम्ब्रेन के बारे में चर्चा करी, हमने इसके स्ट्रोमा के बारे में थोड़ी बातें बताई, और हमने अभी अभी रूबिस्को एंजाइम को डिस्कस किया। अब स्ट्रोमा के अंदर रूबिस्को एंजाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब स्ट्रोमा के सॉलिड पार्ट की बात करते हैं, दैट इज ग्रेनम। तो एक ग्रेनम की स्ट्रक्चर से शुरुआत करेंगे। ग्रेनम को समझना, आप हेडिंग डालो ग्रेनम। हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं और लास्ट हम वहां तक पहुंचेंगे जहां से फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होती है। ग्रेनम को कैसे डिफाइन करोगे? ग्रेनम इज द अरेंजमेंट ऑफ थाइलेकोइड्स 1/1। लिखो, ग्रेनम इज द अरेंजमेंट ऑफ थाइलेकोइड्स 1/1। जैसे मान लो यहां मैंने 4 थाइलेकोइड्स बनाए, एक के ऊपर एक, ऐसे 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 4 थाइलेकोइड्स। अब इस थाइलेकोइड के बारे में बहुत सारी चर्चा करनी है। यहां पे थाइलेकोइड्स के चारों तरफ स्ट्रोमा है, राइट? ये स्ट्रोमा पार्ट है। कल्पना करो कि आपके पास में 4 किताबें हैं, लेनिंजर है सपोज, 4 लेनिंजर आपने चारों को एक के ऊपर एक रखा। आपको पता है लेनिंजर इतनी मोटी होती है। सबसे नीचे वाली लेनिंजर का फ्रंट कवर और तीसरे नंबर की लेनिंजर का बैक कवर एक दूसरे से चिपके हुए हैं। तीसरे नंबर वाली का फ्रंट कवर दूसरी के बैक कवर से चिपका हुआ है, और दूसरी का फ्रंट कवर
पहली वाली के बैक कवर से, यानी पहली किताब उसके नीचे का कवर, दूसरी किताब के ऊपर का कवर। इसी तरीके से यदि आप यहां पर ध्यान देने की कोशिश करें थोड़ी सी, तो आपको एक चीज समझ में आएगी। एक छोटी सी चीज मैं आपको समझाता हूं, यहां पर देखना एक बार कि ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, पहली किताब का बैक कवर और दूसरी किताब का फ्रंट कवर, दूसरी किताब का बैक कवर तीसरी किताब का फ्रंट कवर, और तीसरी किताब का बैक कवर पहली किताब का, चौथी किताब का फ्रंट कवर। ये सभी कवर आपस में जुड़े हुए हैं ना। इन जुड़े हुए कवर को हम कहते हैं एप्रेस्ड मेम्ब्रेन। एप्रेस्ड मेम्ब्रेन का मतलब दबी हुई मेम्ब्रेन। एप्रेस्ड मेम्ब्रेन मींस दबी हुई मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन एक दूसरे के ऊपर दबी हुई है, इसलिए इन्हें एप्रेस्ड मेम्ब्रेन कहते हैं। इनकी इंपॉर्टेंस है, इसलिए मैं बता रहा हूं। फिर अब जरा गौर फरमाइए, आप इस वाली मेम्ब्रेन के ऊपर ध्यान से देखिएगा, इस मेम्ब्रेन को। ये वाली मेम्ब्रेन, ये वाली मेम्ब्रेन, ये और ये साइड वाली मेम्ब्रेन्स जो मैंने येलो से मार्क किया है, यानी लेनिंजर, फर्स्ट लेनिंजर है, उस फर्स्ट लेनिंजर का सबसे फ्रंट कवर, लास्ट लेनिंजर का बैक कवर और सारे लेनिंजर के साइड कवर, ये सब स्ट्रोमा को टच कर रहे हैं, किसी भी मेम्ब्रेन से दबे हुए नहीं हैं। इनको कहते हैं नॉन एप्रेस्ड मेम्ब्रेन। नॉन एप्रेस्ड मेम्ब्रेन। ये दोनों टाइप की जो मेम्ब्रेन्स हैं, इन दोनों मेम्ब्रेन्स के ऊपर डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होता है। तो उसी के लिए मैंने आपको ये दोनों चीजें बताई। मुझे उम्मीद है कि आपको एप्रेस्ड एंड नॉन एप्रेस्ड मेम्ब्रेन समझ में आई होगी। एप्रेस्ड किसे कहेंगे और नॉन एप्रेस्ड किसे कहेंगे। अब आप एक लाइन लिखिए, ऑन दीज मेम्ब्रेन्स। अच्छा, इस नॉन एप्रेस्ड को कहते हैं स्ट्रोमा लेमिली, क्योंकि ये स्ट्रोमा के कॉन्टेक्ट में है ना, तो इसको स्ट्रोमा लेमिली बोल देंगे, स्ट्रोमा लेमिली। और जो एप्रेस्ड है वो ग्रेनम के अंदर दबी हुई है, तो इनको ग्रेनम लेमिली बोल देंगे, ग्रेना लेमिली। अब लिखो, आप लिखो, ऑन दीज मेम्ब्रेन्स different components are distributed unequally. On these membranes different components are distributed unequally. ये unequally distributed है। अब ऐसे लिखना, components यहां पे लिखना एप्रेस्ड मेम्ब्रेन, यहां पे लिखना नॉन एप्रेस्ड मेम्ब्रेन। जैसे पहले कंपोनेंट की बात करते हैं, फोटोसिस्टम 2। फोटोसिस्टम 2, मैं आज भी आपको एक ही बात बोलूंगा कि यदि आपको ये चीजें नहीं समझ में आ रही है, फोटोसिस्टम 2, और अभी मैं बहुत सारे नाम लिखूंगा, तो थोड़ा सा सब्र करो, सब समझ में आएगा। फोटोसिस्टम 2 टोटल का 85% एप्रेस्ड मेम्ब्रेन, दबी हुई मेम्ब्रेन पे होता है, और 15% नॉन एप्रेस्ड मेम्ब्रेन पे होता है। फोटोसिस्टम 1 10% एप्रेस्ड मेम्ब्रेन पे है, 90% नॉन एप्रेस्ड मेम्ब्रेन पे है। एक होता है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके हिसाब से ये मेम्ब्रेन सिमेट्रिकल है, और ये 50-50% दोनों मेम्ब्रेन्स पे होता है। इसके बाद एक और है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 2। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 2 90% एप्रेस्ड मेम्ब्रेन पर होता है, 10% नॉन एप्रेस्ड मेम्ब्रेन पे होता है। एक होता है एटीपी सिंथेज। एटीपी सिंथेज, एटीपी सिंथेज एंजाइम पूरा का पूरा नॉन एप्रेस्ड मेम्ब्रेन पे होता है। ये 0% यहां पर है और 100% यहां नॉन एप्रेस्ड मेम्ब्रेन पे। और ये इसलिए ऐसा है
क्योंकि इसकी कुछ उपयोगिता है, इसका कुछ इंपॉर्टेंस है, वो आपको डायग्राम बनेगा तब समझ में आएगा। अगर यहां पे नहीं समझ में आ रहा है तो अगेन थोड़ा रिलैक्स करो, आ जाएगा समझ में। चलो, ये तो बात हो गई ग्रेनम की। अब ये देखो, ये ग्रेनम है, इस तरीके से अरेंज हो रखे हैं एक के ऊपर एक, और कौन से पार्ट को एप्रेस्ड मेम्ब्रेन कहेंगे, कौन से को नॉन एप्रेस्ड कहेंगे, ये बात हो गई। अब एक काम और करते हैं। यदि सपोज करो एक लीफ है और आपने उस लीफ को खाया और अपने दांतों के बीच में चबाया लीफ को, तो लीफ के ऊपर मैकेनिकल प्रेशर गिरेगा ना, एक टाइप का। वही मैकेनिकल प्रेशर लीफ के ऑर्गेनिल्स, सेल्स ऑर्गेनिल्स पे भी गिरेगा। जब ग्रेनम के ऊपर मैकेनिकल प्रेशर गिरता है तो ग्रेनम का क्या होता है वो मैं समझाता हूं आपको। आप एक हेडिंग डालो, व्हेन मैकेनिकल प्रेशर, when mechanical pressure is applied, when mechanical pressure is applied on granum, अब देखो क्या होता है। जैसे ये है पहला थाइलेकोइड, ये है दूसरा थाइलेकोइड, ये है तीसरा थाइलेकोइड, ये है चौथा थाइलेकोइड। ठीक, आपने इसके ऊपर मैकेनिकल प्रेशर डाला, इसको दबाया, कोई जानवर खा रहा है, हम खा रहे हैं, ऐसे किसी भी कारण से, तो होता क्या है कि इसकी मेम्ब्रेन है वो टूट जाती है। मैकेनिकल प्रेशर की वजह से जो मेम्ब्रेन दबी हुई है वो टूट जाती है, ऐसे इस तरीके से ये मेम्ब्रेन टूट जाएगी। और जब ये मेम्ब्रेन टूट जाएगी तो आगे अभी एक छोटा सा प्रोसेस होने वाला है, वो समझिए। मेम्ब्रेन टूटेगी और मेम्ब्रेन बनी हुई है लिपिड्स की, जो कि हाइड्रोफोबिक है। तो जब हाइड्रोफोबिक लिपिड्स वाटर के कांटेक्ट में आएंगे तो एंट्रोपी डिस्टर्ब करेंगे। तो क्या होता है कि ये जो टूटा हुआ पार्ट है, यह टूटा हुआ पार्ट वापस से वेसिकल्स जैसी स्ट्रक्चर बना लेता है और इस तरीके की छोटी छोटी वेसिकल्स बन जाती है। ऐसी वेसिकल जो अप्रेस्ड मेम्ब्रेन से बन के आई है, इस वेसिकल को कहते हैं इनसाइड आउट वेसिकल, इनसाइड आउट वेसिकल। ऐसी वेसिकल जो कि नॉन एप्रेस्ड मेम्ब्रेन से बन के आई है, इसे कहते हैं राइट साइड आउट वेसिकल, राइट साइड आउट वेसिकल्स। अब ये जो इनसाइड आउट वेसिकल है, ये आती है फ्रॉम एप्रेस्ड मेम्ब्रेन, फ्रॉम एप्रेस्ड मेम्ब्रेन। और जो ये राइट साइड आउट आती है वो आती है फ्रॉम नॉन एप्रेस्ड मेम्ब्रेन। अब कईयों को ये नहीं पता कि ये क्या है, उनको भी बताएंगे ये क्या है। चलो एक चीज समझाता हूं। मान लीजिए कि हमारे पास एक वेसिकल है ऐसे, इस वेसिकल के अंदर की साइड में रेड कलर के प्रोटीन है, और सपोज करो कि इसके बाहर की साइड में ब्लू कलर के प्रोटीन है, ऐसे। ठीक है, अब कल्पना करो कि ये वेसिकल यहां से टूट गई, यहां से, और यहां से टूटकर ये सीधी हो गई, ऐसे ये एकदम सीधी। तो जब ये यहां से सीधी हुई तो अंदर की साइड के ये रहे वो प्रोटीन्स रेड कलर के, और बाहर की साइड के सपोज ये रहे ब्लू कलर के प्रोटीन्स, ऐसे। ठीक, अब दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि क्यों ना ये वेसिकल नीचे की तरफ से मुड़ के ऐसे बंद हो जाए, नीचे की तरफ से। यदि ये नीचे की, जैसे ऐसे तो है ये पहली, अगर ये नीचे की साइड से ऐसे मुड़ जाए और मुड़ करके बंद हो जाए, तो आप देखो कि जो ब्लू कलर के प्रोटीन है वो तो अंदर रह गए और जो रेड कलर के प्रोटीन है वो बाहर आ गए। दूसरा ऑप्शन ये है कि यदि ये ऊपर की साइड से मुड़ करके ऐसे बंद हो जाए, तो अभी आप देखो कि ये ऐसे थी और ये ऊपर की साइड से ऐसे मुड़ के बंद हो गई, तो जो रेड कलर के प्रोटीन थे वो वापस अंदर पैक हो गए और जो ब्लू कलर के प्रोटीन्स थे वो बाहर आ गए। ओरिजिनल ये वेसिकल ऐसी थी, ओरिजिनल।
ओरिजिनल वेसिकल के अंदर कौन सा प्रोटीन बाहर है, कौन सा प्रोटीन अंदर है, ये आपके सामने है। तो अब यदि पहले की तरह ओरिजिनल वेसिकल की तरह इसकी बाहर की साइड बाहर रहे, अंदर की साइड अंदर रहे, ऐसी वेसिकल को कहेंगे राइट साइड आउट वेसिकल। राइट साइड आउट वेसिकल, यानी इस वेसिकल की जो साइड राइट है वही आउट है। और यदि ऐसी वेसिकल बन जाए जिसकी अंदर वाली साइड अब बाहर आ चुकी हो, इन साइड है वो आउट आ चुकी हो, उसको बोलते हैं इनसाइड आउट वेसिकल। तो उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। इनसाइड आउट, राइट साइड आउट वेसिकल, ऐसे समझ में आया होगा। तो ये हुआ हमारे पास में राइट साइड आउट, इनसाइड आउट वेसिकल का कॉन्सेप्ट। तो अब आप यहां ध्यान रखना कि यदि ये इनसाइड आउट वेसिकल है तो इस वेसिकल के ऊपर आपको एप्रेस्ड मेम्ब्रेन वाले ऐसे कंपोनेंट्स मिलेंगे, और यदि ये राइट साइड आउट वेसिकल है तो आपको नॉन एप्रेस्ड मेम्ब्रेन वाले कंपोनेंट मिलेंगे। राइट साइड आउट वेसिकल नॉन एप्रेस्ड से बनती है और इनसाइड आउट है वो एप्रेस्ड से बनती है। फिर एक और चीज बताता हूं, नेचर के अंदर जो रेड एल्गी होते हैं, रेड एल्गी, और नेचर के अंदर आपको पढ़ने को मिलेगा बंडल शीथ सेल्स, बंडल शीथ सेल्स ऑफ C4 प्लांट्स। ये C4 प्लांट्स के अंदर बंडल शीथ सेल्स होती हैं और रेड एल्गी है, मैं उन दोनों की बात कर रहा हूं। इन दोनों के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है इस तरीके का, इनके क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलेकोइड तो बनते हैं ऐसे, लेकिन ये थाइलेकोइड एक दूसरे पे अरेंज नहीं होते। यानी कि यहां पे थाइलेकोइड प्रेजेंट है पर यहां पे ग्रेनम एब्सेंट है। थाइलेकोइड प्रेजेंट है बट ग्रेनम एब्सेंट है। ऐसे क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं एग्रेनुलेटेड क्लोरोप्लास्ट। कहां पाया जाता है? रेड एल्गी एंड बंडल शीथ सेल्स ऑफ C4 प्लांट। तो ये आपको बाद में काम आएगा, इसलिए मैंने आपको अभी बता दिया, बस ये काम आएगा आगे। एग्रेनुलेटेड क्लोरोप्लास्ट, क्लियर हो गया ये चीज। अब आगे बढ़ते हैं। हमने अभी समझा एक ग्रेनम क्या होता है, ये यहां से ग्रेनम, कि ग्रेनम जो है वो थाइलेकोइड का अरेंजमेंट होता है। अब मैं एक काम करता हूं, इस ग्रेनम से एक थाइलेकोइड निकाल लेता हूं, क्योंकि हमको अब थाइलेकोइड समझना है, थाइलेकोइड क्या होता है। तो एक काम करते हैं, हमारे पास अभी अभी एक ग्रेनम था कुछ इस तरीके का, और इस ग्रेनम से कोई भी एक थाइलेकोइड निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम यहां से एक थाइलेकोइड सेपरेट करते हैं। जब हम एक थाइलेकोइड सेपरेट करते हैं तो हमको पता चलता है कि थाइलेकोइड एक बाइलेयर सिंगल मेम्ब्रेन वेसिकल होती है। मैंने आपको बताया था ना, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ मुड़ती है ऐसे, यहां पे कट लगता है और यहां पे कट लगने के बाद ये वापस से ऐसे बंद हो जाती है। ये बन गया थाइलेकोइड। एक धागा ले लो, उस धागे को सीधा रखो, फिर उस धागे को मोड़ के धागे के दोनों जो सिरे हैं उनके गांठ लगा दो, तो धागा कैसा बन गया? वैसी होती है थाइलेकोइड। और एक चीज समझाता हूं, आपने लेबोरेटरी में काम किया होगा, पेट्री डिश वो देखा होगा, क्या तो बोलते हैं इसको, वॉच ग्लास, वॉच ग्लास ऐसे करके, ठीक, जिसमें स्लाइड्स वगैरह के लिए पानी रखते हैं, छोटा सा वॉच ग्लास। ऐसे दो वॉच ग्लास ले लो और दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख दो, ये बन गया हमारा थाइलेकोइड। ठीक है, वॉच ग्लास दो लिए, एक दूसरे के ऊपर रखे, बीच में तो बन गई ल्यूमन, तो ये तो बन गई ल्यूमन ऑफ थाइलेकोइड, ल्यूमन। और ये जो मेम्ब्रेन है, अभी हम इस मेम्ब्रेन को थोड़ा एनलार्ज करके देखेंगे, ऐसे करके ये लिपिड बाइलेयर की बनी हुई है। इस मेम्ब्रेन के अंदर आपको मिलेंगे पिगमेंट्स, आपको मिलेगा क्लोरोफिल।
आपको यहां मिलेगा जेंथोफिल, जेंथोफिल, और उसमें से एक जेंथोफिल का नाम है वोलेजेंथिन, वोलेजेंथिन। अभी इस वोलेजेंथिन पे आएंगे अपन, जेंथोफिल। आपको यहां पे मिलेंगे कैरोटिनॉइड्स, कैरोटिनॉइड्स। आपको यहां पे मिलेंगे फोटोसिस्टम्स, PS1 PS2 फोटोसिस्टम्स, सब कुछ अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो ल्यूमन जो है, इस ल्यूमन के बारे में अपन पढ़ते हैं, और ये है इसकी लिपिड बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर। सिंगल मेम्ब्रेन है, लिपिड बाइलेयर है। ल्यूमन के अंदर आपको मिलेगा वाटर एंड सॉल्ट, वाटर एंड सॉल्ट, और बस इतनी चीजें बहुत है एक बार। तो ये है हमारे पास में एक थाइलेकोइड की ओवरऑल स्ट्रक्चर, डिटेल में नहीं बात करी अभी। अब इसके ऊपर ये जो आपको जेंथोफिल वोलेजेंथिन दिख रहा है, इस वोलेजेंथिन का कुछ स्पेशल, वेरी वेरी स्पेशल रोल होता है। वो मैं आपको वेरी वेरी स्पेशल रोल बताता हूं। एक प्रोसेस चलती है, उस प्रोसेस का नाम है जेंथोफिल साइकिल। क्या नाम है? जेंथोफिल साइकिल। इस प्रोसेस को कहते हैं नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग, नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग। NPQ शॉर्ट में बोलते हैं, NPQ शॉर्ट में चलेंगे अपन, NPQ। पहले तो इस नाम का मतलब बता देता हूं। जेंथोफिल साइकिल, एक जेंथोफिल होगा वाइलोजेंथिन। वाइलोजेंथिन कुछ परिस्थितियों में दूसरे फॉर्म में बदल जाएगा, एंथ्राजेंथिन। एंथ्राजेंथिन फिर कुछ परिस्थितियों में अगली फॉर्म में बदल जाएगा जियाजेंथिन, और ये जियाजेंथिन वापस एंथ्राजेंथिन, वापस वोलेजेंथिन, एक साइकिल चलती रहती है। तीनों नाम मैंने बोले, तीनों एक ही है, बस तीनों की कन्फर्मेशन अलग अलग है। जैसे ये पेन को ऐसे पकड़ा, ये है वोलेजेंथिन, ये कुछ परिस्थितियों में ऐसे हो जाएगा, इसको बोलेंगे एंथ्राजेंथिन। कुछ परिस्थितियों में ऐसे हो जाएगा, इसको बोल देंगे जियाजेंथिन। एक ही मॉलिक्यूल है, पर ये कुछ कंडीशंस के अंदर चेंज हो रहा है, उसकी इसकी कन्फर्मेशन चेंज हो रही है। तो देख लेते हैं कि क्या सीन है यहां पे। इसे नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग क्यों कहते हैं? पहले ये समझो क्वेंचिंग का मतलब क्या है। क्वेंचिंग का मतलब होता है सेव फ्रॉम बर्निंग, जलने से बचाना, सेव फ्रॉम बर्निंग, प्लांट को जलने से बचाना। कैसे? नॉन का मतलब विदाउट, और फोटोकेमिकल का मतलब लाइट की वजह से बनने वाले केमिकल्स, लाइट टॉक्सिकेंट्स। देखेंगे क्या होता है। तो इस पूरी प्रक्रिया का मतलब है प्लांट को लाइट से बनने वाले टॉक्सिकेंट्स के बने बिना जलने से बचाना, ऐसी प्रक्रिया। इसे कहते हैं जेंथोफिल साइकिल। जेंथोफिल साइकिल इवोल्यूशन के दौरान प्लांट में सोच समझ के रखी गई। प्लांट में इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। तो आप कुछ लाइन लिखिए, जैसे मैं लिखा रहा हूं, फिर आगे समझाऊंगा मैं। लिखो, इट इज द प्रोटेक्टिव कन्वर्जन ऑफ, it is the protective conversion of xanthophil which occur on thylakoid membrane. It is the protective conversion of xanthophil which occur on thylakoid membrane. Next point, it protects the plant, it protects the plant and chloroplast from high light intensity, from high light intensity. Next, it is an evolutionary process and associated with PSBS protein, associated with PSBS protein present in thylakoid membrane.
प्रेजेंट इन थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। चलो अब समझाता हूं मैं ये क्या होती है। आप गौर करना, मैंने अभी एक डायग्राम बनाया ऐसा थाइलेकोइड का, और ये थाइलेकोइड में यहां मान लो जेंथोफिल है। मैं एक काम करता हूं, इस डायग्राम को इतना इतना कट कर लेता हूं, इतना, और यदि मैं इस डायग्राम को ऐसे कट करता हूं तो मेरे पास अभी क्या बचेगा, ये मेम्ब्रेन बचेगी इतनी सी। इस मेम्ब्रेन के नीचे की साइड में तो है ल्यूमन और ऊपर की साइड में है स्ट्रोमा। तो चलिए अब मैं आपको समझाता हूं क्या होता है। मेरे पास एक ऐसी मेम्ब्रेन आ गई है और ये मेम्ब्रेन जो है वो थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन के, ये है मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन के नीचे की साइड में है ल्यूमन, ऊपर की साइड में है स्ट्रोमा, और अब यहां पे मेरे पास में एक मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल का नाम है एंथ्राजेंथिन, और सॉरी वोलेजेंथिन। इसका नाम है वोलेजेंथिन। ठीक है। अब कुछ परिस्थितियां ऐसी बनेंगी कि ये वोलेजेंथिन चेंज होना शुरू होगा। देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट, जब लाइट ज्यादा आती है, फर्स्ट कंडीशन है जब लाइट ज्यादा आती है, तो आप आगे वाली क्लासेस में समझेंगे कि कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट रिएक्शन चलती है, लाइट रिएक्शन चलती है थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन पे, और थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन पे लाइट रिएक्शन चलने से ल्यूमन के अंदर प्रोटॉन कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, तो पीएच ल्यूमन की डाउन हो जाती है। जब ल्यूमन की पीएच डाउन हो जाती है और अराउंड ये हो जाती है 5.2, तो ये पीएच एक एंजाइम को एक्टिवेट करती है जो ल्यूमन में प्रेजेंट है। इस एंजाइम का नाम है वोलेजेंथिन डी इपॉक्सीडेज। वोलेजेंथिन डी इपॉक्सीडेज नाम का ये एंजाइम है। ये एंजाइम को एक्टिवेट किसने किया? इस पीएच ने एक्टिवेट किया। अब ये एंजाइम क्या करेगा? ये एंजाइम वोलेजेंथिन को कन्वर्ट कर देगा एक दूसरे कन्फॉर्मेशन के अंदर, और वो जो दूसरा कन्फॉर्मेशन है ये कहलाता है एंथ्राजेंथिन। एंथ्राजेंथिन, ठीक है। किसने किया ये काम? ये काम किया वोलेजेंथिन ने। वोलेजेंथिन डी इपॉक्सीडेज ने वोलेजेंथिन को एंथ्राजेंथिन में कन्वर्ट कर दिया। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि लाइट की कुछ इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी। लाइट की कुछ इंटेंसिटी मतलब इसको प्लांट को राहत मिलेगी, लाइट की एनर्जी थोड़ी कम डाउन हो जाएगी। यदि इतने से काम चल जाता है तो आगे का स्टेप नहीं करना, लेकिन अगर इतने से काम नहीं चला, लाइट इंटेंसिटी अभी भी ज्यादा है, तो अब क्या करें? तो अब यह करना है कि यही एंजाइम एंथ्राजेंथिन को कन्वर्ट कर देता है जियाजेंथिन के अंदर। ये एंथ्राजेंथिन और इस एंथ्राजेंथिन को कन्वर्ट कर दिया गया जियाजेंथिन के अंदर। जियाजेंथिन किसने किया कन्वर्ट? इसी वोलेजेंथिन डी इपॉक्सीडेज ने। सेम एंजाइम दो स्टेप में काम करता है, वोलेजेंथिन, एंथ्राजेंथिन, जियाजेंथिन। जब तक लाइट ज्यादा रहेगी तब तक बार बार वोलेजेंथिन, एंथ्राजेंथिन, जियाजेंथिन बनता रहेगा। अब सोचो कि यदि एक क्लोरोप्लास्ट में जितने भी वोलेजेंथिन थे सारे के सारे जियाजेंथिन बन के बैठ गए, अब क्या होगा? अब डैमेज होगा। पर हमको डैमेज वाली कंडीशन में एक बार नहीं जाना है। मान लीजिए कि जो लाइट इंटेंसिटी ज्यादा थी, अभी वो लाइट इंटेंसिटी कम हो गई है। लेट्स सपोज लाइट है वो कम हो गई है। लाइट इंटेंसिटी कम हो जाती है तो एनी हाउ स्ट्रोमा की पीएच है वो 7 to 8 पहुंच जाती है।
और ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे। इस पीएच के ऊपर एक दूसरा एंजाइम है जो स्ट्रोमा के अंदर होता है, इसका नाम है जियाजेंथीन इपॉक्सीडेज। जियाजेंथीन इपॉक्सीडेज ये एंजाइम है। यह एंजाइम क्या करता है, यह एंजाइम जियाजेंथीन को कन्वर्ट करता है वापस एंथ्राजेंथीन के अंदर। जियाजेंथीन को बदल दिया एंथ्राजेंथीन में। यह एंजाइम एंथ्राजेंथीन को वापस बदल देता है जियाजेंथीन के अंदर। तो इस एंजाइम का काम क्या हो गया, वापस से वोलेजेंथीन बनाना, ताकि आगे यदि वापस लाइट ज्यादा हो जाए तो वोलेजेंथीन अवेलेबल होना चाहिए कन्वर्जन के लिए। ये इतनी सी बात हो गई, समझ में आया आपको। तो अब ये जो जेंथोफिल साइकिल है, इस जेंथोफिल साइकिल के अंदर 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट है मेम्ब्रेन, दूसरा एक पार्ट है स्ट्रोमा और तीसरा पार्ट है ल्यूमन। और ये साइकिल पीएच के ऊपर डिपेंडेंट है। पीएच चेंज होने पर इस साइकिल के इंपॉर्टेंट एंजाइम्स है वो चेंज होते हैं। एक लाइन लिखो आप, इट इज ए पीएच डिपेंडेंट प्रोसेस it is the pH dependent process which can be divided into 3 parts, 3 पार्ट के अंदर डिवाइड की जा सकती है। तो ये है हमारे पास में जेंथोफिल साइकिल के बारे में। अब मैं जेंथोफिल साइकिल के आगे का स्टेप बताता हूं। जेंथोफिल साइकिल नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग है, बिना कोई टॉक्सिक प्रोडक्ट बने हुए प्लांट को बचा लिया गया। कल को मान लो इतनी ज्यादा लाइट आ रही हो कि सारे वोलेजेंथीन जियाजेंथीन बन गए हैं, अभी भी लाइट कम नहीं हो रही है। अब प्लांट करे तो करे क्या, तो कुछ तो प्लांट में गड़बड़ होती है। अब वो गड़बड़ कैसे होती है वो आपको मैं बताता हूं। सपोज करो हाई इंटेंसिटी की लाइट आ रही है, हाई इंटेंसिटी लाइट, ठीक है, आ गई हाई इंटेंसिटी लाइट। ये हाई इंटेंसिटी की लाइट कुछ नुकसान पहुंचाए उससे पहले प्लांट के पास में एक तरीका है, NPQ, नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग। इस तरीके को बोला जाता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अगर ये तरीका काम कर गया, मतलब सफिशिएंट रहा, तो आगे कुछ नहीं करना, आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब सही हो जाएगा। बट हम चाहते हैं कि इसके आगे बढ़ा जाए। यदि लाइट अभी भी ज्यादा है तो कुछ लाइट को हीट के फॉर्म में रेडिएट आउट किया जाता है। बचाने का तरीका है भाई, कैसे भी प्लांट बच जाए। बट नहीं, लाइट ज्यादा है, लाइट ज्यादा है तो प्लांट के सेल में और क्लोरोप्लास्ट में टॉक्सिक फोटो प्रोडक्ट्स बनते हैं। टॉक्सिक होते हैं फोटो प्रोडक्ट्स। फोटो का मतलब लाइट, प्रोडक्ट का मतलब प्रोडक्ट। लाइट की वजह से बनने वाले टॉक्सिक फोटो प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये बनते हैं। कौन से टॉक्सिक फोटो प्रोडक्ट्स बन गए भाई, क्या हो गया ऐसा, तो बात करते हैं। जैसे क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल एक्साइटेड होकर के अपनी ट्रिपलेट कंडीशन में जाता है, ये मैं आगे बताऊंगा, तो ये बन जाता है ट्रिपलेट क्लोरोफिल। ट्रिपलेट क्लोरोफिल बन गया, ये एक टॉक्सिक कंपाउंड हो गया। अब क्लोरोफिल दोबारा काम नहीं करेगा, और ये क्लोरोफिल यदि दोबारा काम नहीं करेगा तो फोटोसिंथेसिस रुकेगी। दूसरा, कुछ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बनती है, ROS, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, जैसे सुपर ऑक्साइड O2 नेगेटिव, जैसे पर ऑक्साइड, जैसे हाइड्रोक्सिल रेडिकल, और जैसे ओजोन, और बाकी जो आपको आती हो वो लिख लेना, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज।
अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर और सेल के अंदर कुल मिलाकर के एक तरीका है कि इन रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज से बचा जाए। क्या तरीका है? क्लोरोप्लास्ट के पास में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स क्लोरोप्लास्ट को और सेल को और प्लांट को बचाएंगे ऑक्सीडेंट से, इसलिए इसे कहते हैं स्कैवेंजिंग सिस्टम। स्कैवेंजिंग सिस्टम। स्कैवेंजिंग का मतलब होता है कि बचाना, बचाने वाला। स्कैवेंज, स्कैवेंजर, बचाने वाला। इसे कहते हैं सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। कौन कौन से एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं? जैसे सुपर ऑक्साइड को न्यूट्रलाइज करने के लिए होता है सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, एसओडी बोलते हैं इसको, एसओडी। और होता है एक रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन। रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन। और होता है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई। ये भी एंटीऑक्सीडेंट्स है सेल के पास। अब मान लो कि एंटीऑक्सीडेंट्स सफिशिएंट है और उन्होंने जितनी भी आरओएस बनी सबको न्यूट्रलाइज कर दिया, तो भाई अच्छी बात है, बस कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं है, सब ठीक है। पर मान लो अभी भी टॉक्सिक प्रोडक्ट, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बहुत ज्यादा है और ये जितने भी एंटीऑक्सीडेंट्स थे उनसे भी पार नहीं पड़ी, तो अब क्या किया जाए? अब कुछ नहीं हो सकता। अब फोटोसिंथेसिस करने वाले एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, उसका ऑक्सीडेशन होगा, उसके इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। ऑक्सीडेशन, यह ऑक्सीडेशन किया है लाइट ने, हाई लाइट इंटेंसिटी ने, इसलिए इस ऑक्सीडेशन का नाम है फोटो ऑक्सीडेशन। इसे कहते हैं फोटो ऑक्सीडेशन, या इसे कहते हैं फोटो डैमेज। फोटो डैमेज। फोटो ऑक्सीडेशन या फोटो डैमेज होता है एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन का जिसका नाम है D1 प्रोटीन, और वो है फोटोसिस्टम 2 का। तो ये फोटो ऑक्सीडेशन या फोटो डैमेज होता है फोटोसिस्टम 2 का, D1 प्रोटीन का। ये D1 प्रोटीन एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए यदि इसका ऑक्सीडेशन हो जाए तो एक बार के लिए फोटो इनहिबिशन हो जाता है। लाइट की वजह से फोटोसिंथेसिस का इनहिबिशन फोटो इनहिबिशन कहलाता है। तो लाइट की वजह से फोटो इनहिबिशन हो गया। अब हो गया तो हो गया, पर भगवान का शुक्रिया कि ये एक टेम्परेरी प्रोसेस है। अगर ये टेम्परेरी प्रोसेस ना होती तो परमानेंटली बार बार फोटो ऑक्सीडेशन होता और बार बार जो है वो दिक्कत आती, फूड नहीं बन पाता फिर। तो होता क्या है? होता यह है कि भाई जो D1 प्रोटीन डैमेज हो गया उस D1 प्रोटीन को निकाल के फेंक दो। D1 प्रोटीन रिमूव्ड, फोटो ऑक्सीडाइज्ड, D1 रिमूव्ड। और फोटो ऑक्सीडाइज्ड D1 प्रोटीन को निकालने के बाद जो न्यूली सिंथेसाइज्ड है, न्यूली सिंथेसाइज्ड D1 इंसर्टेड, उसी जगह पे जहां पर वो है वहीं पर इंसर्ट कर दिया, और ऐसा करने से फोटोसिंथेसिस रीस्टार्ट हो जाती है। फोटोसिंथेसिस रीस्टार्ट्स। तो बस ये हुआ हमारे पास में हाई लाइट इंटेंसिटी से बचने का एक तरीका। भाई 2 बार बचने का मौका मिलता है, एक बार नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग से, एक बार स्कैवेंजिंग सिस्टम से।
फिर भी नहीं हो पाता, बच पाता प्लांट, तो D1 नाम का एक प्रोटीन है फोटोसिस्टम 2 का, वो हम कल पढ़ेंगे। तो उसमें उसका डैमेज हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, ऑक्सीडेशन से वो डैमेज हो जाता है, वो उसको निकाल दिया जाता है, वापस रख दिया जाता है नया बना के। अब मैं आपको कुछ जनरल बातें बता रहा हूं इसके बारे में, पूरी प्रोसेस के बारे में। इस प्रोसेस की खास बात यह है कि यदि ये प्रोसेस नहीं चले तो प्लांट मर जाए। कैरोटीनॉइड्स यहां काम आते हैं। विटामिन ए कैरोटीनॉइड एक टाइप का, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स, कैरोटीनॉइड्स, ये सब मिलकर के प्लांट को बचाने का काम करते हैं हाईलाइट से। अब मैं कुछ बातें लिखाऊंगा आपको, लिखिए आप, लिखो कैरोटीनॉइड्स प्ले ए रोल इन फोटो प्रोटेक्शन। कैरोटीनॉइड्स प्ले ए रोल इन फोटो प्रोटेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, lycopene is a carotene in tomato. Lycopene is a carotene in tomato. अभी मैंने आपको क्या बोला कि कैरोटीनॉइड है, वो देखो ये विटामिन ए, विटामिन ई, ये सब है ना, कैरोटीनॉइड्स ही तो है जो यहां पे काम आ रहे हैं इसके वेंजिंग सिस्टम के अंदर। कैरोटीनॉइड्स इनके प्रिकर्सर होते हैं, इन्हीं से बनते हैं। तो हो क्या रहा है यहां पे कि कैरोटीन्स जो हैं वो प्लांट को बचाने का काम कर रहे हैं। अब मान लो कि मैं आपसे ये कहूं कि टोमेटो प्लांट के अंदर लाइकोपीन को बनाने वाला जो पाथवे है, लाइकोपीन बनाने वाला पाथवे, उसमें म्यूटेशन हो जाए। यदि उसमें म्यूटेशन हो जाएगा तो लाइकोपीन कम बनेगा। लाइकोपीन कम बनेगा तो टमाटर के प्लांट पर जब जब हाई लाइट इंटेंसिटी का प्रेशर आएगा तो बार बार उसका D1 प्रोटीन डैमेज होगा। बार बार D1 प्रोटीन डैमेज होगा तो फिर फोटोसिंथेसिस बार बार रुकेगी, कार्बोहाइड्रेट कम बनेगा। कार्बोहाइड्रेट कम बनेगा तो प्लांट का बायोमास कम हो जाएगा। ये कहानी है पूरी की पूरी। हो सकता है प्लांट मर भी जाए। लिखो जैसे मैं लिखा रहा हूं। आपने लिखा लाइकोपीन इज ए कैरोटीन इन टोमेटो। आगे लिखो, इफ देयर इज एनी म्यूटेशन इन बायोसिंथेसिस पाथवे ऑफ लाइकोपीन, then there will be more photooxidation of D1 protein. There will be more photooxidation of D1 protein. Hence occur more oxidative damage. Hence occur more oxidative damage. So biomass reduce and plant death may occur. So biomass reduce and plant death may occur. ये हुआ हमारे पास में। अब नेक्स्ट पॉइंट, बैक्टीरिया एंड प्लांट्स कैन नॉट सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ कैरोटीनॉइड्स। बैक्टीरिया एंड प्लांट्स कैन नॉट सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ कैरोटीनॉइड्स। एक और पॉइंट, अभी आपने D1 प्रोटीन के बारे में बात करी ना, कि D1 प्रोटीन है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, उसको हटा देते हैं, नया लगा देते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि D1 प्रोटीन को बनाने वाला जो जीन है PSBA जीन, वो PSBA जीन क्लोरोप्लास्ट के डीएनए में है। यानी ये क्लोरोप्लास्ट, यहां क्लोरोप्लास्ट का डीएनए और ये ग्रेनम, और ग्रेनम में यहां कहीं सीक D1 प्रोटीन होगा। मैं कल बताऊंगा आपको। यहां जैसे ही D1 प्रोटीन डैमेज हुआ, क्लोरोप्लास्ट के जीन से mRNA बना और वापस नया D1 प्रोटीन बना और इसको नया वापस लगा दिया गया। D1 प्रोटीन के बनने की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। प्लांट्स के अंदर सबसे फास्टेस्ट D1 प्रोटीन ही बनता है। आधे घंटे के अंदर नया D1 प्रोटीन बन जाता है, वापस अपनी जगह लग जाता है। तो लिखो एक लाइन, D1 protein has fastest turnover rate. D1 protein has fastest turnover rate of any plant protein,
it can be resynthesized within 30 minutes. It can be resynthesized in 30 minutes by chloroplast machinery, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के पास ही होता है ना इसका जीन, तो बाई क्लोरोप्लास्ट मशीनरी। अब लास्ट लाइन लिखो आप, पहले मैं समझा देता हूं आपको। जब प्लांट के ऊपर ज्यादा लाइट आती है तो प्लांट के पास में बचने के यहां मेरे को मोटे मोटे 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं। पहला ऑप्शन यह है कि भाई प्लांट ज्यादा एनर्जी को हीट की फॉर्म में निकाल के हीट डेसिपेट कर दे, हीट निकाल दे। दूसरा ऑप्शन यह है कि प्लांट अपनी नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग चला ले। और तीसरा ऑप्शन यह है कि प्लांट एक ऐसा प्रोटीन रखे अपने पास जो जरूरत पड़ने पर डैमेज हो सके और तुरंत नया बन सके। ये तीनों चीजें मिलकर के प्लांट को प्रोटेक्ट करती है हाई लाइट इंटेंसिटी से। देखो अभी एक तरीके से और समझाता हूं, लिखो डिग्रेडेशन ऑफ D1 protein, degradation of D1 protein, zeaxanthin formation, and thermal dissipation. Thermal dissipation, डिसिपेशन का मतलब होता है बांटना। मतलब कोई चीज ज्यादा है तो इधर उधर बांट बूट के कम कर दो उसको। तो लाइट ज्यादा है, इंटेंसिटी ज्यादा है तो हीट की फॉर्म में निकाल के कम कर दो। डिग्रेडेशन ऑफ D1 प्रोटीन, zeaxanthin formation and thermal dissipation are the part of photoprotection. Part of photoprotection. अब देखो एक चीज समझाता हूं आपको, आर द पार्ट ऑफ फोटो प्रोटेक्शन। तो पहले के जमाने में जो लाइट फिटिंग होती थी, पुराने जमाने में मतलब थोड़े समय पहले, तो फ्यूज आते थे ना मीटर के पास में, वो फ्यूज लगा देते थे। तो कभी कभी जब लाइट मान लो अचानक से कम ज्यादा हो तो फ्यूज जल जाते थे, लेकिन घर के जो दूसरे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है वो बच जाते थे। तो मतलब हमने जानबूझ के एक ऐसी डिवाइस बनाई कि जरूरत पड़ने पर वो जल जाए, वो खराब हो जाए, लेकिन हमारे घर के जो इलेक्ट्रिक आइटम्स हैं वो बच जाए। ऐसे करके आजकल फ्रिज के अंदर, एसी के अंदर बहुत सारे डिवाइसेस आते हैं जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी का लोड अपने ऊपर ले लेते हैं, उसको जलने से बचाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सस्ते हैं, वो दोबारा बन जाएंगे, दोबारा लग जाएंगे। D1 प्रोटीन वैसा ही कुछ फ्यूज है कि जब कभी भी लाइट ज्यादा आए और प्लांट के इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स को बचाना हो तो इसको आगे कर दो कि इसे खराब कर दो, हम इसे 30 मिनट में वापस बना के लगा देंगे। तो डिग्रेडेशन ऑफ D1 प्रोटीन भी एक स्ट्रेटेजी है प्लांट की। बड़ा नुकसान कराने से बेटर है छोटा नुकसान करा लें और छोटा नुकसान करा करके प्लांट को बचा लें। तो ये हुआ हमारे पास में सिंपल सा कॉन्सेप्ट। तो आज तो पढ़ेंगे अपन इतना ही। कल मैं आपको बताऊंगा इस थाइलेकोइड की स्ट्रक्चर, अरेंजमेंट एंड देन अपन प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो तब तक हो सके तो आप वीडियोस वगैरह शेयर कर दीजिए जिनको जरूरत है, नहीं तो आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू।